गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चौथा क्लास है। इससे पहले हम 3 क्लास पढ़ चुके हैं और हम बहुत सारी चीज़ों को सीख चुके हैं। कार्तीय तल, निर्देशांक बिंदु, डिस्टेंस फार्मूला और बहुत सारे क्वेश्चन, संरेखी और समदूरस्थ, ये सब चीज़ों को हम सीख चुके हैं। ठीक है, जिनका पीछे का वीडियो छूटा हुआ है वो पहले पीछे का वीडियो देख ले, उसके बाद लेक्चर नंबर 4 पे आए, तभी ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम हिंट्स करके निकल गए थे और हम बताए थे आप सबको कि आप सब कम से कम डिस्टेंस फार्मूला का उपयोग करके जो बिंदु दिया हुआ है उसके बीच की दूरी निकाल लीजिएगा। शायद आप सब किए भी होंगे। आज हम उस क्वेश्चन नंबर 6 का कुछ थ्योरी बताते हैं जिससे आप क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे। वो थ्योरी पार्ट है, ठीक है ना। वो थ्योरी बता रहे हैं कितने तरह के त्रिभुज बन सकते हैं, उसका क्या कंडीशन हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन जो थ्योरी अभी हम बता रहे हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड बता रहे हैं। इसके बाद हम एक बार मेंसुरेशन में भी इन चीज़ों को बताएंगे और एक बार थ्योरम और डिडक्शन जब बताएंगे वहाँ भी बताएंगे। मतलब इसके बाद भी इन चीज़ों को पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। वहाँ हम इसका डिटेल्स सीखेंगे। तो आज हमको जितना काम कोऑर्डिनेट में होगा, जितने चीज़ों का, आज हम उतने चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अब देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या सीख रहे हैं। ये थ्योरी हम बता रहे हैं। ठीक, सबसे पहला चीज है समबाहु त्रिभुज। डिफिनेशन बताता है कि जिस त्रिभुज की सभी भुजा बराबर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। जो लिखना चाहें लिख भी सकते हैं। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होगी वो क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज। वो डायग्राम में ऐसा होता है, उसका डायग्राम ऐसा होता है। समबाहु त्रिभुज का डायग्राम ऐसा होता है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, आप जानते होंगे। 3 भुजाओं से त्रिभुज बनता है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है। मतलब ए बी किसके बराबर होती है, बी सी के बराबर। वो किसके बराबर होती है, ए सी के बराबर। मतलब ए बी बराबर क्या होगा, बी सी, और वो किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर। मतलब आप दूरी सूत्र लगाएंगे, 3 बिंदु आपको दिया होगा, ए बी और सी 3 बिंदु दिया हो। अगर आप दूरी सूत्र लगाएंगे ए बी के बीच में तो ए बी निकलेगा। बी सी के बीच दूरी सूत्र लगा करके आप क्या निकालेंगे, बी सी। और ए सी के बीच दूरी सूत्र लगा करके आप क्या निकालेंगे, ए सी। अगर ये तीनों की माप बराबर हो जाएगी तो आप कंडीशन में लिख पाएंगे कि त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। मतलब तीनों भुजा बराबर है तो त्रिभुज क्या बन रहा है, समबाहु त्रिभुज है। आइए दूसरा, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बारे में हम एक बार और बता चुके हैं, फिर एक बार कंडीशन यहाँ लिख देते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज डिफिनेशन क्या है, हम मुंह से बोल भी रहे हैं, जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। जिस त्रिभुज की कोई 2 भुजा की माप बराबर होती है उस त्रिभुज का नाम होता है समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा। मतलब जिस त्रिभुज की कोई 2 भुजा की माप क्या हो, बराबर हो, उस त्रिभुज को हम क्या नाम देते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, जैसे एक त्रिभुज है ए बी और सी। ये ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर। कोई 2 भुजा की माप बराबर हो, इस डायग्राम के अनुसार हम 2 दिखाए हैं अभी। कोई 2 भुजा की माप क्या हो, बराबर हो। यहाँ पे हम इस फिगर के अनुसार क्या लिखेंगे, ए बी बराबर क्या, ए बी किसके बराबर किए हैं, ए सी के बराबर। आपको इससे क्या समझ में आया, जब आप डिस्टेंस फार्मूला लगा के 3 बार दूरी सूत्र को 3 बार लगा करके एक बार ये निकालेंगे, एक बार ये निकालेंगे, एक बार ये निकालेंगे, तो कोई 2 की माप जब बराबर हो जाएगी तो हम लिख देंगे कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। आइए एक और त्रिभुज बनता है तीसरा, जिसका नाम है विषमबाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज।
उसका डायग्राम होता है ऐसा, सॉरी, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तीनों की माप, विषमबाहु त्रिभुज का परिभाषा क्या है, जिसको लिखना है लिख सकते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा की माप अलग अलग होती है उस त्रिभुज को हम क्या नाम देते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। मतलब ये अलग होगा, ये कुछ और होगा और ये कुछ और होगा। तीनों भुजा की माप क्या होगी, अलग अलग। तो मतलब ए बी जो है बराबर नहीं होगा किसका, बी सी का, और बी सी भी बराबर नहीं होगा किसका, ए सी का। ये कंडीशन है। मतलब आप दूरी सूत्र लगा करके तीनों निकालेंगे और तीनों अलग अलग हो जाएगा तो आप क्या बताएंगे, ये कैसा त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है। फोर्थ कंसेप्ट बताता है, एक और त्रिभुज है जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। इतने ही तरह के त्रिभुज हैं भी। एक समद्विबाहु समकोण है, वो भी समकोण ही होता है, तो उसके बारे में मेंसुरेशन में पढ़ेंगे, क्षेत्रमिति में। ये ए है, ये बी है और ये सी है। समकोण त्रिभुज की परिभाषा हम बता रहे हैं, जिसको लिखना है लिख लीजिएगा। जिस त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री हो उस त्रिभुज का क्या नाम होता है, समकोण त्रिभुज। यहाँ कौन सा कोण को हम 90 दिखाए हैं, बी कोण, ठीक है। एक सी भी हो सकता है। कोई एक कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उस त्रिभुज का नाम होगा समकोण त्रिभुज। जब भी समकोण त्रिभुज होगा तो आप इससे पहले भी पढ़ के आए हैं, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो कोण यहाँ 90 डिग्री बन रहा है ना, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वही क्या कहलाती है, कर्ण। क्या कहलाती है, कर्ण। तो ये कर्ण है ना, AC क्या है, कर्ण है। तो जब भी समकोण त्रिभुज बनेगा तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर का। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर बराबर होगा किसका, AC स्क्वायर बराबर होगा किसका, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का। अब देखिए हम बताते हैं, आप AC निकालेंगे, जो आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर जानते होंगे, उसको 2 बार गुना कर देंगे। जो आएगा उसको 2 बार गुना कर देंगे। वो जो आएगा मतलब AC निकालेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, तो उसका स्क्वायर AB का स्क्वायर और BC के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। तब हम बताएंगे वो कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ नाम लिखना हम भूल गए थे, छूट गया है, तो लिख लेते हैं यहाँ समकोण त्रिभुज। त्रिभुज का जितना कंडीशन है वो सब अभी हम बोर्ड पे बता दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज के बाद हम पढ़ेंगे चतुर्भुज का कंडीशन, ठीक है। त्रिभुज के कंडीशन खत्म हो गए, अब आइए चतुर्भुज की कंडीशन को सीखते हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में चतुर्भुज कंडीशन ही यूज होता है, त्रिभुज का कंडीशन नहीं है। 6 नंबर में कौन सा चीज़ यूज होगा, चतुर्भुज। तो अच्छा से सीखिएगा। सबसे पहला चतुर्भुज के बारे में सीखना है जिसका नाम आयत है। आयत ये चतुर्भुज है। आयत क्या है, चतुर्भुज, ठीक। आयत का डिफिनेशन जानते ही होंगे, और हम एक बार बता देते हैं। जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा की माप क्या हो, बराबर। जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा की माप क्या हो, बराबर, और प्रत्येक अंतःकोण अंदर बने कोण 90 डिग्री के हो। यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी कितना डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ भी कितना 90 डिग्री, और यहाँ भी कितना 90 डिग्री। तो उस चतुर्भुज को हम क्या नाम देते हैं, आयत, ठीक है। चलिए आमने सामने की भुजा बराबर होगी, मतलब ए बी, देखिए यहाँ BC के सामने कौन सी भुजा है, BC के सामने आपको क्या भुजा दिखाई देगी, AD। मतलब BC किसके बराबर होगा, AD के बराबर। और AB के सामने कौन सी भुजा दिखाई देगी, CD। तो AB किसके बराबर होगा, AB किसके बराबर होगा, CD के बराबर, ठीक है ना। तो ना जब BC AD के बराबर हो जाए और AB CD के बराबर हो जाए तो आयत बताने के लिए इसका विकर्ण भी निकालना पड़ेगा। इसका विकर्ण क्या होगा, विकर्ण होगा B से लेकर D तक
और एक विकर्ण होगा ए से लेकर क्या सी तक। तो हम क्या निकालेंगे, मिटा गया, इसका विकर्ण भी निकालेंगे। इसका विकर्ण क्या होगा बताइए तो। अब क्या सब कंडीशन मिला, सबसे पहले लिखते हैं बी सी बराबर होगा क्या, बी सी बराबर होगा ए डी का, बी सी बराबर ए डी। पहला कंडीशन चेक कर लेंगे बी सी ए डी के बराबर है कि नहीं। ठीक, कोई दो भुजा की माप बराबर होगी, कोई दो भुजा की माप आपकी क्या होगी बराबर, जब आप लगाएंगे कोई दो भुजा की माप बराबर होगी। फिर ए बी बराबर होगा, यहाँ ए बी किसके बराबर दिख रहा है सी डी के, तो ए बी बराबर क्या होगा सी डी। और विकर्ण कौन सा बराबर होंगे, दो ही विकर्ण है, आयत में दो ही विकर्ण बनते हैं, जो विकर्ण है वो कौन सब है, जो विकर्ण है वो है एक है ए सी और एक है बी डी। तो विकर्ण ए सी बराबर होगा किसका बी डी का। अगर इतना चीज़ सॉरी बी डी का, जब इतना चीज़ सेटिस्फाइड हो जाए तो हम बता देंगे कि ये कैसा चतुर्भुज है, आयत। कैसा चतुर्भुज है, आयत है। ये आयत एक चतुर्भुज होता है। पहला चीज़ हम बता दिए, फर्स्ट नंबर दे देते हैं इसको। आइए सेकेंड नंबर पे बात करते हैं। सेकेंड नंबर यहाँ बताते हैं। आयत के बाद वर्ग, वर्ग पर क्या है आप कि जिस चतुर्भुज के की सभी भुजा की माप बराबर हो, सभी भुजा की माप क्या हो बराबर, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये और ये चारों बराबर। ए बी किसके बराबर, बी सी के बराबर, और बी सी किसके बराबर, सी डी के बराबर, और सी डी किसके बराबर, ए डी के बराबर। तब उसको, लेकिन ना वर्ग का परिभाषा क्या होता है, जिस चतुर्भुज की सभी भुजा की माप बराबर हो और प्रत्येक अंतः कोण कितने डिग्री का हो 90, मतलब अंदर कितने डिग्री का कोण बने 90, इस सब जगह कितने डिग्री का कोण बनेगा 90, यहाँ कितने का 90। तो हमको कैसे पता चलेगा, सिर्फ माप बराबर होने से हम नहीं बता सकते हैं कि कोण 90 का होगा। और कोण 90 का जब भी बनेगा तो इसका अर्थ इसके विकर्ण बराबर हो जाएंगे। क्या बराबर हो जाएंगे, विकर्ण। मतलब विकर्ण क्या बन रहा है, एक बन रहा है बी डी और एक क्या बन रहा है ए सी, मतलब बी डी किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर। दोनों विकर्ण भी बराबर होंगे। तो क्या सब पहले सब भुजा बराबर होगी, सब भुजा क्या होगी बराबर, मतलब ए बी किसके बराबर होगा बी सी के, और बी सी बराबर क्या होगा सी डी के, और सी डी बराबर क्या होगा ए डी के। विकर्ण बराबर होंगे। विकर्ण क्या है, विकर्ण है एक ए सी है एक है बी डी, तो ए सी विकर्ण किसके बराबर होगा बी डी के। हम बता देंगे कि क्या है वर्ग। ठीक है, अब आइए वर्ग के बाद आता है सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज के बारे में, उसका डायग्राम ऐसा होता है। ठीक, ये ए है, ये क्या है बी है, ये क्या है सी है, डी है। आप ए बी निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे बी सी, सी डी और ए डी। जो सम चतुर्भुज होता है उसके सभी भुजा की माप बराबर होती है, लेकिन उसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। अगर विकर्ण बराबर हो जाएंगे तब वह सम चतुर्भुज क्या कहलाएगा वर्ग। विकर्ण बराबर हो जाएगा तब उसी सम चतुर्भुज का नाम क्या बन जाएगा वर्ग। ठीक है, लेकिन सभी सम चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, केवल वर्ग ही एक ऐसा सम चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बराबर होते हैं। ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा सम चतुर्भुज है जिसके विकर्ण क्या होते हैं बराबर, या जिस सम चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं वर्ग कहलाते हैं। ऑब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब बताइए इसमें क्या सब बराबर है और क्या बराबर नहीं है। ए बी बराबर है ना, ए बी किसके बराबर है बी सी के, और बी सी बराबर है सी डी के, और सी डी बराबर है ए डी के, लेकिन विकर्ण क्या है बराबर नहीं है। तो विकर्ण के बारे में, विकर्ण अगर बराबर हो जाएगा तब उसका नाम हो जाएगा वर्ग। ठीक है, विकर्ण जो होगा, विकर्ण क्या है ए सी,
वो बराबर नहीं है किसका, BD का। नोट करके लिख लीजिए, वर्ग एक ऐसा समचतुर्भुज है, वर्ग एक ऐसा समचतुर्भुज है, वर्ग एक ऐसा समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। याद रखिएगा, वर्ग को भी हम समचतुर्भुज ही कहते हैं, लेकिन वर्ग एक ऐसा समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण बराबर होते हैं, और ना जिसके विकर्ण बराबर हो जाएंगे उस समचतुर्भुज का नाम बन जाएगा वर्ग। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इसलिए हम नोट करके लिख दिए हैं। तीसरा के बाद आइए चौथा नंबर पे। कितने नंबर पे आते हैं, फोर्थ नंबर पे। चलिए समांतर चतुर्भुज को सीखते हैं। समचतुर्भुज तक हो गया है, समांतर चतुर्भुज उसके बाद है। समांतर चतुर्भुज, ABCD नाम दिए हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। A B C और D। चलिए समांतर चतुर्भुज में विकर्ण खींच लेते हैं, तब बताते हैं इसका कंसेप्ट। समांतर चतुर्भुज जो होते हैं उनके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। AB बराबर होगी किसकी, CD की। AB बराबर होगा किसका, CD का। और AD जो है, ये AD बराबर होगा किसका, BC का। तो क्या लिखेंगे, AB बराबर CD और दूसरी भुजा क्या है, AD, और वो किसके बराबर होगा, BC का। उसके बाद क्या होता है, जो समांतर चतुर्भुज होते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित, समद्विभाजित करते हैं। चलिए एक बार और समझा देते हैं। समांतर चतुर्भुज में किस तरह से हम बताएंगे कि 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट अगर दिया है तो वो समांतर चतुर्भुज है या नहीं। सबसे पहले हमको डिस्टेंस फार्मूला 4 बार लगाना है। जब हम एक बार डिस्टेंस फार्मूला AB में लगाएंगे, फिर BC में लगाएंगे, CD में लगाएंगे और AD में लगाएंगे, कोई दो भुजा का माप आपस में बराबर हो जाए। जैसे यहाँ AB बराबर है किसका, CD का, और AD बराबर हो जाए किसका, BD का, तो हम रुकेंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो आयत भी बन जाए। अगर विकर्ण बराबर हो जाएगा तो वही चतुर्भुज आप क्या बन जाएगा, आयत। तो हम विकर्ण को निकालेंगे। विकर्ण AC और BD समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन एक समांतर चतुर्भुज आयत ही है जिसके विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब आइए,
अगर विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, एक दूसरे के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं और लेकिन आमने सामने की भुजा की माप बराबर होती है, तो वह चतुर्भुज क्या कहलाएगा? समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि मान लीजिए AC विकर्ण AC BD को काट रहा है। AC विकर्ण किसको काट रहा है? BD को। तो AC विकर्ण जब BD को काट रहा है तो AC दो भागों में बंट रहा है, तो ये दोनों भाग आपस में बराबर हो जाएंगे। ये दोनों भाग आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। इसका अर्थ ये हुआ कि ये भाग इस भाग के क्या हो जाएगा? बराबर। और ये भाग इस भाग के क्या हो जाएगा? बराबर। इसी को बोलते हैं समद्विभाजित। फिर से एक बार समझ लीजिए, समझा देते हैं। AC विकर्ण किसको काट रहा है? BD को। जब AC विकर्ण BD को काट रहा है, या BD विकर्ण किसको काट रहा है? AC को। इसका अर्थ ये हुआ कि BD विकर्ण AC को दो बराबर भागों में बांट रहा है। जैसे ही BD विकर्ण AC को काटेगा तो इस जगह पे काटेगा। यहाँ से कटने के बाद एक, अगर ये O है तो O से A की दूरी और O से C की दूरी बराबर हो जाएगी। OA बराबर हो जाएगा किसका? OC का। इसका अर्थ ये हुआ कि OA किसके बराबर होंगे? OC के। और OB किसके बराबर हो जाएंगे? OD के। इसी को हम बोलते हैं समद्विभाजित करना। इतना दूर में कोई दिक्कत है? एक बार देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को हम छोड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 6 का 1 हम हिंट्स कर दिए थे। 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। और 3 नंबर क्वेश्चन को खुद से करके देखिएगा। जितना कंडीशन अभी चतुर्भुज का बता है उसी में से कोई कंडीशन लग रहा होगा, ठीक है। एक 2 नंबर हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। 6 का 2 नंबर, 6 का कितना नंबर? 2 नंबर। चार कोऑर्डिनेट पॉइंट आपको दिया हुआ है। कितना पॉइंट दिया हुआ है? 4। क्वेश्चन में लिखा हुआ है -3, 5, फिर लिखा हुआ है (3, 1), फिर लिखा हुआ है 0, 3, फिर लिखा हुआ है -1, -4। 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है। इस चारों कोऑर्डिनेट पॉइंट को अभी अध्ययन की सुविधा के लिए, आपको बनाने में सुविधा हो, आसान हो, इसलिए इसको एक बार दिखा दीजिए। इस तरह से होगा, किसी तरह से दिखा देते हैं 4 पॉइंट को। ऐसा A B C D। A मान लीजिए ये A है तो ये क्या होगा? B होगा। ये C है और ये D है। पहला वाला को A बोल रहे हैं, दूसरे को B, फिर C और फिर क्या बोल रहे हैं? D। ऐसे समझने के लिए दिखा दिए हैं, फिगर बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही फिगर बना देंगे किस तरह का चतुर्भुज है तो हम बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको तो ये पहले पता करना पड़ेगा कि चतुर्भुज किस तरह का बन रहा है, तभी हम फिगर बना सकते हैं। इसलिए हम पहले हम बता नहीं सकते हैं कि किस तरह का चतुर्भुज बनेगा, ठीक है। लेकिन हम पहले यहाँ पे इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपको बनाना आसान हो जाए। A B C और D दिखाए हैं। इसको A बोल रहे हैं, इसको B, इसको C, इसको क्या बोल रहे हैं? D। तो माना कि जो A है उसको हम क्या बोल रहे हैं? -3, 5। जो B है वो क्या है? 3, 1। जो C है वो क्या है? 0, 3। और जो D है वो क्या है? -1, -4। 4 कोऑर्डिनेट हो गया। अब आइए, अब सबसे पहले 4 कोऑर्डिनेट अगर हो गया तो AB निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे? BC, फिर क्या? CD और फिर क्या? AD। सबसे पहले AB निकालते हैं। डिस्टेंस फार्मूला लगा क्या निकालेंगे? AB लगाएंगे तो 1 वाला होगा x1, y1, या x2 क्या होगा? y2। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? x2 - x1। x2 क्या है? 3 -2 से x1 क्या है? -3। इसका क्या? होल स्क्वायर। इसका क्या देंगे? होल स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे? प्लस। फिर लिखेंगे y2 - y1। y2 क्या है? 1 -2 से y1 क्या है? 5। इसका क्या? होल स्क्वायर। ये हो गया 3। माइनस गुना माइनस क्या हुआ? +3। इसका क्या? होल स्क्वायर। 5 में से 1 गया, क्या बचा? 4। इसका क्या? होल स्क्वायर। -4 बचेगा।
चलिए 3 3 जुटा कितना हुआ 6, इसका क्या होल स्क्वायर। ये हो गया माइनस का स्क्वायर, माइनस गुना माइनस प्लस, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 अब प्लस 16, 36 16 जोड़िएगा तो कितना होगा 6 से 12 के 2, 3 1 4 1 5 52। 52 को सॉल्व भी कर सकते हैं, रूट के बाहर निकालेंगे तो लिखेंगे 13 गुना 2 गुना 2, इस पे रूट के अंदर 2 2 बार है तो रूट के बाहर होगा तो एक बार, 2 बार रूट के अंदर है तो एक बार बाहर हो गया 2, और 13 रूट के अंदर हो गया तो 2 रूट 13 हो गया। क्या निकल गया ए बी। ठीक है, ए बी के बाद क्या निकालेंगे हम बी सी निकालेंगे ना, बी सी। चलिए बी सी तो हम क्या सब निकाल सकते हैं, पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पे साइड में लिखते हैं हम ए बी निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे बी सी, फिर क्या निकालेंगे सी डी, फिर क्या निकालेंगे ए डी। बी सी निकालते हैं आप, और बी सी को निकालेंगे। ये जो बनाए थे हम, ये इसलिए बनाए थे क्योंकि आपको आसान हो जाए कि हम ना ए बी पहले निकालें, फिर बी सी, फिर सी डी, और फिर क्या निकालें ए डी। चलिए जिस चीज़ को हमको निकालना है फर्स्ट राउंड में उसको हम यहाँ लिख दिए हैं। एक बार हम ये भी देख लें कि आगे चल के अगर हमको विकर्ण भी निकालना पड़े तो विकर्ण किस तरह का होगा। तो विकर्ण तो यहाँ से ए से लेके सी का होगा, तो अगर विकर्ण होगा तो वो ए सी होगा, और एक और विकर्ण होगा जो बी से लेके डी के बीच बन रहा होगा, और वो क्या होगा बी डी होगा। जरूरी नहीं है कि इसे संबंध जो चतुर्भुज है वो इसी तरह का होगा, इसलिए हम इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं। हम लिख चुके हैं हमको निकालना क्या है। हम सबसे पहले क्या निकाल चुके हैं ए बी, अब हम क्या निकालेंगे बी सी। आइए बी सी को निकालते हैं। तो बी और क्या निकाल रहे हैं सी। बी सी जब हम निकालेंगे तो हम दूरी सूत्र यूज करेंगे, और दूरी सूत्र को जब हम यूज करेंगे तो बी बिंदु को एक बार देखिए कहाँ है। बी बिंदु है यहाँ और सी बिंदु है यहाँ, है ना। तो बी यहाँ और सी यहाँ, तो x1 y1, ये x1 है, ये क्या है y1, और ये x2 है, ये क्या है y2। दूरी सूत्र आपको याद है, कई बार दूरी सूत्र का उपयोग किए हैं। x2 माइनस x1 होता है, x2 माइनस x1। x2 कौन है ये है, x1 क्या है 3 है, तो x2 माइनस x1 सूत्र होता है। x2 की जगह हम क्या लिखेंगे 0, माइनस की जगह माइनस, और फिर हम क्या लिखेंगे x1। x1 क्या है देखिए तो 3 है, 3, इसका क्या होल स्क्वायर, प्लस सूत्र से y2 होगा ना, y2 क्या है 3 है, माइनस फार्मूला से y2 माइनस y1, y1 क्या है 1 है, इसका क्या होल स्क्वायर। अब बताइए 0 और 3 घटेगा क्या होगा -3, प्लस 3 में से गया क्या हुआ 2, इसका क्या होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर तो माइनस गुना माइनस प्लस होता है, 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 गुना 3 9, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 9 और 4 को जोड़ेंगे, 9 4 कितना हुआ 13, और 13 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, इसलिए इस पर से रूट हटेगा नहीं, प्राइम नंबर पर से रूट हटता नहीं है। चलिए आते हैं, क्योंकि 13 का फैक्टर कर नहीं पाएंगे, और जिसका फैक्टर नहीं होता है उस पर से रूट हटता नहीं है। तो अब बी सी के बाद हम क्या निकालेंगे, हम ए बी निकाल चुके हैं, बी सी निकाले हैं, अब क्या निकालेंगे हम सी डी। तो अब हम यहाँ क्या निकालते हैं सी डी, सी यहाँ डी यहाँ, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। अच्छा फार्मूला होता है x2 माइनस x1, x2 क्या है -1, फिर माइनस कहाँ से सूत्र से, ये माइनस सूत्र का है, x1 क्या है 0, इसका क्या होल स्क्वायर, प्लस कहाँ से सूत्र से, फिर y2 माइनस y1, y2 क्या है -4, फिर माइनस सूत्र का, ये माइनस सूत्र का दिए हैं, y1 क्या है देखिए तो 3, इसका क्या होल स्क्वायर, माइनस माइनस 0 है तो कोई वैल्यू नहीं है 0 का, यहाँ पे -1 होगा, जोड़ेंगे -1 में -0 तो -1 लिखेंगे हम स्क्वायर, प्लस 4 3 7 जुटेगा, माइनस माइनस जुड़ता है, तो ये हो गया -7 का क्या स्क्वायर। ये कितना हो गया देखिए तो, माइनस का स्क्वायर तो माइनस गुना माइनस प्लस, 1 का स्क्वायर 1, प्लस की जगह प्लस, माइनस का स्क्वायर माइनस गुना माइनस प्लस, और 7 का स्क्वायर 49, 49 से कितना होगा 50, तो रूट क्या हो गया ये 50 होगा ना। अब 50 को जब आप निकालेंगे यहाँ पे,
अभाज्य गुणनखंड से, तो आप क्या लिखेंगे, 2 से 25 बार में, 5 से 25 25, तो आप लिखेंगे 2 गुना 5 गुना 5, मतलब 5 2 बार है ना, तो एक बार क्या हो जाएगा बाहर, और इसमें क्या रह जाएगा √2, तो 5√2 हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार उतार लीजिए और यहाँ पे नोट करके हम लिख लेते हैं कि हम क्या सब निकाले हैं, ए बी निकाले हैं, और ए बी हमको क्या आया है 2√13, क्योंकि आप सब तो मेरे पास है नहीं, तो हमको फिर बताएगा कौन कि हम क्या निकाले हैं, इसलिए हमको लिखना पड़ेगा। सी डी निकाले हैं, क्या आया है हमको 5√2, और एक बी सी भी निकाले हैं हम, बी सी है वो है √13। चलिए, तो अब मिटाए ना, अब हम सी डी भी निकाल चुके हैं, अब हम क्या निकालेंगे, ए डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए डी। चलिए इसको मिटाते हैं, सॉरी यहाँ पे ही मिटा गया। चलिए एक बार फिर से इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे सी बिंदु था, सी बिंदु कितना है 0,3 हमसे, फिर यहाँ डी था, वही चीज़ लिख रहे हैं, आपको फिर से नहीं लिखना है क्योंकि हमारा मिटा चुका है, इसलिए हम लिख रहे हैं, क्योंकि हम कैसे सॉल्व करेंगे, मेरे पास रहेगा नहीं। तो हम क्या सब निकाल चुके हैं, ए बी सी डी बी सी, यहाँ देखिए ए बी निकाल लिए हैं, बी सी निकाल लिए हैं, सी डी। अब हम क्या निकालेंगे, ए डी, ए और डी के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। ए यहाँ है, डी यहाँ है, x1 y1 और यह है x2 y2, तो फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है -1, माइनस कहाँ से, सूत्र से, और x1 क्या है -3, इसका क्या होल स्क्वायर। फिर प्लस होता है फार्मूला में, फिर होता है y2 माइनस y1, ये 1 वाला बिंदु है, इसको 2 वाला बोल रहे हैं, ठीक है ना, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो y2 होता है ना, y2 क्या है देखिए तो -4, और माइनस कहाँ से दे रहे हैं, सूत्र से, और y1 है ना, y1 ये है, तो y1 क्या है 5, इसका क्या होल स्क्वायर। ये हो गया -1, माइनस गुना माइनस क्या होगा +3, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, ये प्लस हो गया, ये हो गया -9, इसका क्या होल स्क्वायर। ये घटेगा ना, एक का चिन्ह माइनस एक का चिन्ह प्लस, घटेगा 2, इसका स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर, माइनस गुना माइनस प्लस, 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 81 तो 81 रह जाएगा, अभी 81 4 जोड़ेंगे, क्या लिखेंगे 85। अब 85 का एक बार क्या निकालेंगे हम, गुणनखंड, तो 85 को हम तोड़ेंगे तो 85 किससे कटेगा, 5 से कटेगा ना, 5 से कटेगा तो 17 बचे 85, 5 से 5 एका 5 और 3 बच गया, और 5 5 7 35, तो 5 गुना 17 हो रहा है, मतलब इस पर से रूट नहीं हट सकता है, क्योंकि रूट तभी हटता है जब रूट के अंदर एक संख्या 2 बार आता, तो रूट के अंदर 5 भी एक बार आएगा और 17 भी एक ही बार आएगा, तो इस पर से रूट हटेगा ही नहीं, इस पर रूट रह जाएगा। तो हम क्या निकालें अब, ए डी, और ए डी हमको क्या आया है √85, यही आया है ना। अब देखिए √85 आया है, ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, सी डी निकाल लिए, और क्या निकालेंगे, ए बी बी सी सी डी और ए डी निकाल लिए। इस सब में कुछ दिख रहा है क्या, कुछ दिख रहा है तो लगाना पड़ेगा, यहाँ है 5√2, ए बी निकाल चुके हैं, सी डी बी सी और ए डी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का सारा चीज़ हम क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। उसके बाद हमको क्या, और अब जब इतना में कुछ पता नहीं चल रहा है तो हम क्या निकालेंगे, ए सी और बी डी, तो अब हम क्या निकालेंगे, ए सी। चलिए तो हम क्या निकाल रहे हैं अब, ए सी, ए सी के बीच डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं। ए सी में जब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ए कहाँ है, यहाँ, और सी कहाँ है, यहाँ, ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y2, तो x2 तो ये है ना 0, फिर माइनस उससे x1 क्या है -3, इसका क्या होल स्क्वायर, इसका क्या देंगे
होल स्क्वायर प्लस फार्मूला से फिर क्या होगा y2 क्या है देखिए तो c वाला y2 है तो y2 क्या है 3 यहाँ पे है, फिर माइनस सूत्र से, और y1 क्या है 5, इसका क्या होल स्क्वायर। अच्छा ये हो गया 0 माइनस गुना माइनस प्लस 3, इसका क्या होल स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, 5 में से 3 गया 2 माइनस 2, इसका क्या होल स्क्वायर। 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, इसका 3 का स्क्वायर है, और 3 के स्क्वायर को डायरेक्ट हम क्या लिख दें यहाँ 9, प्लस की जगह प्लस, माइनस का स्क्वायर माइनस गुना माइनस तो प्लस होता है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 9 4 कितना होगा 13, √13। इतना दूर निकाल लिए। चलिए AC निकाल चुके हैं। आपको अगर कुछ AC के बाद अब क्या बच गया है BD। पहले आप देखते रहिए ना, यहाँ पर भी कुछ देखते हैं, AC को लिखते हैं √13। अब ना 2 मिनट हम जो समझा रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है, क्योंकि कोई नया थ्योरी अप्लाई हो रहा है, हम बताना चाह रहे हैं आपको कुछ, जो बताना चाह रहे हैं समझने का प्रयास कीजिए। जब भी चतुर्भुज बनता है, कोई सा भी चतुर्भुज बनेगा, अगर चतुर्भुज का एक विकर्ण को आप देखेंगे तो इस विकर्ण से 2 त्रिभुज बनता है, मतलब एक चतुर्भुज के अंदर कितने त्रिभुज दिखेंगे आपको 2 त्रिभुज। कितने त्रिभुज दिखेंगे 2 त्रिभुज। तो जब भी चतुर्भुज बनेगा तो उसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे 2 त्रिभुज। जैसे एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, तो 2 त्रिभुज हुआ ना। अब एक चीज़ बताइए, और आप अभी पढ़ के आए हैं कि संरेखी क्या होता है। आप अभी पढ़ के आए हैं कि अगर एक बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ है, तो इस दोनों को लाइन को मिलाने से एक सरल रेखा बनती है, और इसी सरल रेखा पर अगर तीसरा बिंदु हो जाए तब वो क्या कहलाता है संरेखी। इसका अर्थ ये तीनों बिंदु क्या है संरेखी। और जब तीनों बिंदु संरेखी होती है तो इसका अर्थ ये होता है कि इस बिंदु से, मान लीजिए A है, ये B है और ये C है, तो इसका अर्थ ये होता है C से A की दूरी और इसी C से B की दूरी बराबर होती है। दोनों दूरी क्या होती है बराबर, तो बिंदु क्या कहलाता है संरेखी। और चलिए देखते हैं इसको क्या है। इससे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, दिक्कत हो रही होगी, इसको मिटा दीजिए, हम इसी पे बताते हैं। ये अगर A है, ये B है और ये C है और ये क्या है D है, ठीक है। अब देखिए कि अगर कभी भी AB AD सब भुजा आप निकाल चुके हैं, AB है, ये यहाँ पे AD है, ये BC है और ये CD है। अब इस पे आइए, AB आपको कितना आया है 2√13 आया है ना, तो AB में आप क्या लिखिएगा, यहाँ पे देखिए तो हम लिख देते हैं अभी 2√13। उसके बाद CD कितना आया है, CD कितना आया है देखिए तो 5√2 आया है। BC कितना आया है देखिए तो BC आया है √13। उसके बाद AC कितना आया है, AC यहाँ है, और AC के बाद और क्या है एक AD है, ये रूट कितना आया है 85 आया है। और AD के बाद सॉरी एक भुजा हम छोड़ दिए हैं, वो कौन सा छोड़ दिए हैं हम AC कितना आया है देखिए तो AC हम निकाले हैं, AC कितना आया है वो आया है √13 आया है ना, √13 आया है। अब देखिए तो यहाँ भी √13 है, यहाँ भी क्या है √13 है, यहाँ √13, यहाँ क्या है √13। अगर आप इसको सिर्फ देखिए, इसको देखिएगा, जिसको हम दिखाना चाह रहे हैं सिर्फ उसको देखिएगा, तो आपको एक ऐसा त्रिभुज दिख रहा होगा यहाँ पे, इसका नाम C है, इसका नाम A है, इसका नाम क्या है B है। ये त्रिभुज जो है ना इसी चतुर्भुज में है, ये त्रिभुज किस में है इस चतुर्भुज में है। और यहाँ √13 लिखा हुआ है AC के जगह, यहाँ क्या लिखा है √13 और यहाँ क्या लिखा है 2√13 लिखा हुआ है ना 2√13। आप देखिए कि अगर इस दोनों का जोड़ AC का जोड़ AC और BC का जोड़ AC और BC का जोड़ किसके बराबर हो रहा है AB के बराबर हो रहा है। यह तभी होगा जब ये C बिंदु यहाँ नहीं होकर के कहाँ होगा यहाँ होगा। AC और BC का जोड़ AB के बराबर तभी हो सकता है जब ये C बिंदु यहाँ होगा, क्योंकि आप पढ़ के आ चुके हैं अभी संरेखी में कि जब दो बिंदु से एक सरल रेखा बनती है, मान लीजिए यहाँ A है, यहाँ क्या है A है और यहाँ B है, और इस पूरे का जोड़ कितना है 2√13 है, 2 क्या है 13 है, इस पूरे का जोड़ क्या है 2√13 है। तो इसका अर्थ ये C बिंदु अगर यहाँ होगा तभी इस दोनों का जोड़
√13 और √13 से क्या बनेगा 2√13। √13 और √13 को जोड़ने से क्या बनेगा 2√13। इसका अर्थ ये सी बिंदु जो है ये यहाँ नहीं है, ये कहाँ है, यहाँ है, क्योंकि √13 को जोड़ने से क्या बन रहा है 2√13। इसका अर्थ ये ए बी और सी बिंदु संरेखी है, ए बी और सी बिंदु क्या है संरेखी है। और जब कभी संरेखी बन जाता है तो त्रिभुज नहीं बनता है। और इस चतुर्भुज के चारों बिंदु में आपको क्या दिख रहा है, एक संरेखी बिंदु दिख रहा है, मतलब 3 बिंदुओं से एक संरेखी बनता हुआ दिख रहा है। इसका अर्थ यहाँ पे त्रिभुज नहीं बन रहा है, और जब त्रिभुज नहीं बन रहा है तो इसका अर्थ चतुर्भुज भी नहीं बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः चतुर्भुज का निर्माण नहीं होगा। तो हम सीधा लिखेंगे अतः इन बिंदुओं से, इस समझने के लिए डायग्राम को फिर से एक बार देख लीजिएगा। अतः इन बिंदुओं से किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। कारण लिख देते हैं यहाँ, क्यों नहीं बनेगा उसका कारण हम यहाँ लिख रहे हैं। जब भी दो भुजा का जोड़, चतुर्भुज में आप जब भी चतुर्भुज कौन सा बनेगा ये बताना हो, अगर इतना कुछ समझ में नहीं भी आए, मान लीजिए आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आप बस ये देखिए कि कोई दो भुजा का जोड़ तो तीसरे भुजा के बराबर नहीं हो गया है। अगर ऐसा हो गया है तो चतुर्भुज नहीं बनेगा। ठीक है, ये कुछ समझ में नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस ये देखना है कि जितना आप जितने जगह से डिस्टेंस फार्मूला लगा के जो भी चीज़ आप निकाले हैं उसमें कोई दो का जोड़ तीसरे के बराबर तो नहीं हो रहा है। अगर होगा तो चतुर्भुज नहीं बनेगा। आप गौर से देखिए, अगर यहाँ √13 है ना, यहाँ क्या है √13 और यहाँ क्या है √13, इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2√13। इसका अर्थ क्या है, चतुर्भुज नहीं बनेगा। तो कारण क्या लिखेंगे, कारण लिखेंगे BC प्लस AC बराबर क्या हो रहा है AB, मतलब AB जो है वो किसके बराबर है, BC प्लस AC है। चलिए इसको मिटाते हैं। एक कंसेप्ट थोड़ा सा बता देते हैं, एक कंसेप्ट बता देते हैं और नेक्स्ट क्लास में उसको आगे लेके जाएंगे, चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। और देखिए, सबसे पहला कंसेप्ट अभी तक जो हम सीखे हैं उसको एक बार हम समझने का प्रयास करते हैं। अभी तक हम 3 चीज़ सीखे हैं, एक बिंदु यहाँ हो, एक बिंदु यहाँ हो, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालना सीखें। मतलब हम क्या सीखें, A अगर यहाँ है, B यहाँ है, तो हम AB निकालना सीखें। ये हमको आता है कि AB हम निकाल लेंगे, ये हम सीखें। हम क्या सीखें, अगर एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, और दोनों बिंदुओं के अगर दोनों बिंदुओं से बने लाइन पर ही कहीं तीसरा बिंदु है, कहीं भी है, तो इसका अर्थ है कि ये तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है। ये सीखें, संरेखी सीखें, मतलब A यहाँ है, B यहाँ है और C यहाँ है, तो ये संरेखी तभी होगा, इसका कंडीशन सीखें। AB ये संरेखी का कंडीशन है। AB बराबर क्या सीखें, AC प्लस BC सीखें। और एक और चीज़ सीखें है, समदूरस्थ। समदूरस्थ में हम क्या सीखें, समदूरस्थ में हम सीखे हैं, समदूरस्थ में दो चीज़ बताते हैं। एक ये कि अगर दो बिंदु है और दो बिंदु को मिला देने से एक लाइन बने, और मान लीजिए A है और ये क्या है B है, और इसी लाइन पर अगर कोई तीसरा बिंदु है, तो अगर C से A की दूरी और C से B की दूरी बराबर है, तो इसका अर्थ बिंदु C A और B से समदूरस्थ है। बिंदु C और A और B से क्या है, समदूरस्थ है, जब दोनों की दूरी क्या है, बराबर है। समदूरस्थ में एक और कंसेप्ट होता है, उसको भी हम यहाँ रिवीजन करवा रहे हैं, ये सब चीज़ सीख चुके हैं। अगर एक बिंदु यहाँ है, अगर मान लीजिए कि ये A से C की दूरी और C से B की दूरी बराबर है, तो भी बिंदु C A और B का क्या है, समदूरस्थ है। तो भी बिंदु C A और B का क्या है, समदूरस्थ है।
ठीक है, तीनों कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। तीन ही कंसेप्ट पे अभी तक जितना काम किए हैं मूल रूप से सीखे हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक्स, तब तक के लिए बाय बाय। और भी चीज़ लेके आएंगे, और भी जो भी सब्जेक्ट है उसको भी लेके आएंगे धीरे धीरे। चलते हैं।